जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज बारी है कॉमर्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की। चैप्टर है पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक यूटिलिटीज एंड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो ये एक बड़ा चैप्टर है, इसको दो पार्ट में करेंगे। आज कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो मैं तुमसे पूछूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, जे के आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, ये तीनों क्या है? तो तुम कहोगे सर ये तीनों पब्लिक कंपनी है। तो क्या पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दोनों सेम है? क्या है तुम्हारा जवाब? नहीं, दे आर डिफरेंट। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, जे के आयरन एंड स्टील वर्क्स, जिंदल आयरन एंड स्टील वर्क्स, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी जिसके नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लिखा है, वो कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं। ऐसा मतलब है आप और मैं उस पर पैसा लगा सकते हैं, उसके शेयर खरीद सकते हैं। पर आज टॉपिक पब्लिक लिमिटेड कंपनियों पे नहीं है, पब्लिक सेक्टर कंपनियों पे है, पब्लिक एंटरप्राइजेस पे है। देखा, नाम अलग है ना? तो पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस, इन पर है आज का चैप्टर। तो ये क्या होती हैं, ये कौन होती हैं, क्या के फंक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, यही इस पे चैप्टर है। तो समझते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो वो सारी इंडस्ट्रीज, वो सारे कमर्शियल अंडरटेकिंग्स जो ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं। मतलब इनको पैसा लगाना, इनको मैनेज करना, इनका इनका देखभाल करना, इन पे कंट्रोल करना किसका है? गवर्नमेंट का है। तो इन्हें कहते हैं हम लोग पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, पशु याद रखोगे। इन सबका नाम है कलेक्टिवली पब्लिक सेक्टर। तो इनकी बारे में आज हम समझेंगे। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। नाम है पब्लिक सेक्टर, मतलब जिस कंपनी में सरकार मेन मालिक है। तो इसका मतलब हो गया स्टेट। जब वर्ड आए तो स्टेट मतलब यूपी, बिहार, नहीं नहीं, वो स्टेट नहीं होता, यहां स्टेट मतलब गवर्नमेंट वर्ड है। तो स्टेट ओनरशिप मतलब ओनर कौन है इसकी? गवर्नमेंट है। अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कभी कभी तो लोकल बॉडीज भी ओनर होती है। तो जब भी ओनर होगा तो कौन होगा? गवर्नमेंट ओनर होगी। तो पब्लिक एंटरप्राइज ओन्ड बाय दी गवर्नमेंट होती है। हो सकता है ज्वाइंटली भी ओन करे, बट जब भी होगी तो गवर्नमेंट। आप और मैं मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनियां इसको ओन नहीं करती। ठीक है। अब रेलवे एग्जांपल ले लो, आरबीआई का एग्जांपल ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल ले लो। ये सब कौन है? सब कौन है? स्टेट ओनरशिप है। ठीक है। अब आता है स्टेट कंट्रोल। ये क्या होता है? इसका मतलब है इस पे कंट्रोल भी गवर्नमेंट का चलता है। गवर्नमेंट इनको चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है, किसी किसी में गवर्नमेंट स्टाफ अपॉइंट कर देती है, सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट कर देती है, और अपने ही एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में रखती है। और फाइनेंसिंग, इसका पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट खुद इनको क्या करती है? फंड्स अलॉट करती है। गवर्नमेंट कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो बजट बना करके भी क्या करती है? फंड्स उसको अप्रोप्रिएट करती है, जैसे रेलवे में, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ में। ठीक है। मेन मकसद इन सबका क्या है? क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पब्लिक की सेवा करना है, सर्विस मोटिव है। प्रॉफिट कमाना इनका मेन मकसद नहीं होता है। और क्या करते हैं ये लोग? ये लोग पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं। इसका मतलब मैं और आप जो कि पब्लिक हैं, आम जनता है, हमें इनको जवाब देना पड़ेगा। हम पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि आप रेलवे की टिकट महंगी क्यों कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हमारे मिनिस्टर्स पूछ सकते हैं, है ना? किनसे? मिनिस्टर से, जो लोग इस पोस्ट में हैं। जैसे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, हाँ, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ मिनिस्टर हैं ज्योतिराज सिंधिया जी। तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए आपके इस पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा है, एंड दे हैव टू आंसर इट। तो इसका मतलब है कि पब्लिक को इनको अकाउंट देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। एंड लास्ट में ये ऑटोनोमस बॉडीज की तरह काम करते हैं। ऑटोनोमस बॉडीज मतलब होता है सेल्फ गवर्नड। दे आर गवर्नड बाय देयर ओन प्रिंसिपल्स, ओन प्रोविजंस। इनको चलाने के खुद अपने नियम है। ठीक है। ये डायरेक्टली अपने आप से काम कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनियों में जो मैंने रिलायंस दिया, टाटा मोटर्स दिया, ये प्राइवेट कंपनियां हैं। आप याद रखिएगा प्राइवेट हैं, पर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। पर कंपनी कौन सी है? रिलायंस पब्लिक कंपनी है। ध्यान से सुन लीजिए, मिक्स मत करिए। जो कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं, उनके अंदर आता है ये प्राइवेट कंपनियां और पब्लिक कंपनियां। और हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, रिलायंस, टाटा मोटर्स, है ना, और या जिंदल स्टील्स, और कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कर लीजिए। और इधर मैंने कहा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहां पे कौन आती है? रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया। देखा, दोनों तरफ अलग अलग कंपनियां हैं, नाम आपने जरूर सुना होगा इन सबका। तो दोनों में डिफरेंस। तो प्राइवेट सेक्टर जब भी काम करेगी, पैसा कमाने के लिए करेगी, जबकि पब्लिक सेक्टर जानते ही हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वेलफेयर मेन मकसद है। तो ओनर्स, प्राइवेट सेक्टर के ओनर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे, या उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, या आम जनता भी हो सकती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। और पब्लिक में गवर्नमेंट मेजर ओनर है, हमेशा गवर्नमेंट का ही उसमें मेजर रोल होगा। मैनेजमेंट, प्राइवेट को मैनेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, कंपनी का कोई चेयरमैन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। जबकि गवर्नमेंट में कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट कुछ केसेस में तो एक डिपार्टमेंट बना लेती है। गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट बना करके सिविल सर्वेंट्स को डिप्यूट कर देती है, जो उस कंपनी को रन और मैनेज करते हैं।
कैपिटल अगेन प्राइवेट कंपनी की कैपिटल इज बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स और प्राइवेट फंड ओनर्स, जबकि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट खुद कर रही होती है। गवर्नमेंट अपने बजट से अप्रोप्रिएट कर लेती है इनके लिए, या तो क्या करती है इनके लिए फंड्स अलॉट कर देती है। फ्रीडम, तो ज्यादा आजादी किसमें है? ऑब्वियस बात है प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा आजादी है, वो जैसा चाहे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा चेंज करने लायक है। जबकि पब्लिक सेक्टर कंपनियां, इनमें ज्यादा चेंजेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये फिक्स रूल्स के तहत चलती हैं। इनको बनाया भी गया होता है तो इनके फिक्स नियम है, रूल्स है, जिसके अंडर इनको रहकर काम करना है। तो इसका मतलब है फ्रीडम टू मैनेज कम है पब्लिक सेक्टर में। अगेन उसी से मिलता जुलता पॉइंट है फ्लेक्सिबल, मतलब चेंजेस लाना। जैसे नया जमाना आ रहा है तो नए जमाने के हिसाब से अपना प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी चेंज करना, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करना, ये प्राइवेट सेक्टर बखूबी जानता है। ये बहुत जल्दी ही समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। जबकि सरकारी कंपनियां वही पुराने ढर्रे पे काम कर रही हैं, आज भी वही पुराना जमाना चला आ रहा है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनमें ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है बहुत। नेक्स्ट है एरिया। प्राइवेट सेक्टर ज्यादातर उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करती है जहां से रिटर्न्स जल्दी आते हैं, जहां से प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस ज्यादा है। जबकि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करती है वहां पर जहां पर लॉन्ग टर्म्स गेन होने वाले होते हैं, जहां इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला होता है। जो जो देश के वेलफेयर के लिए ज्यादा काम जरूरी है वो काम करते हैं, पैसा कमाना उनका मेन मकसद नहीं होता है ना डिफरेंस। आइए समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइज है, मैंने एग्जांपल दिया, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंडियन ऑयल, नाम सुना है? ये पेट्रोल पंप्स आते हैं इंडियन ऑयल के, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जरूर चाहिए, चेक करिए जिस पेट्रोल पंप से तुम अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहे हो उनमें से कोई एक पेट्रोल पंप होगा, या बीपी, भारत पेट्रोलियम, चेक करिएगा आप किस पेट्रोल पंप से तेल भरवाते हैं। ये सब गवर्नमेंट के अंडर में है, ये सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है देश का डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करना, ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री को क्या करना? इंक्रीज करना। वो कैसे होगा? अरे भाई ये लोग पैसा लगाते हैं, जब पैसा लगाते हैं तो एक बड़े एरिया को डेवलप करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, तो हो गया ना डेवलपमेंट। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ करने में मदद करते हैं, देश में इंडस्ट्रियल बेस तैयार करने में मदद करते हैं। आपको पता होना चाहिए जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने हमारे देश को सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था। भारत में इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ था नहीं उस समय, ना के बराबर इंडस्ट्रीज थी। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि आते ही नई इंडस्ट्रीज लाना, ये काम था पब्लिक सेक्टर का। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर बनाना देश को। तो मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर वो गुड्स, वो सर्विसेज देश में जनरेट करती है, वो प्रोड्यूस करती है, जो पहले हमें क्या करना पड़ता था? इंपोर्ट करना पड़ता था। भारत को ज्यादातर प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंस के बाद बाहर से ही, इंग्लैंड से और दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट करना पड़ता था, ज्यादातर प्रोडक्ट्स, यहां तक कि कपड़े भी। हमारे देश में टेक्सटाइल मिल्स नहीं थी, तो छोटे छोटे सामानों के लिए हम लोग क्या करते थे? फॉरेन की कंपनियों पे, इंपोर्ट्स पे निर्भर रहते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पहला काम ये किया, देश को सेल्फ रिलायंस बनाया, पब्लिक सेक्टर कंपनियां खोली, हर एरिया में खोली। अब वो एरिया कम्युनिकेशन हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे पेट्रोकेमिकल का हो, हर वो की इंडस्ट्रीज, हर वो बेसिक इंडस्ट्री जिससे और इंडस्ट्री डेवलप होने वाली है और देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने वाले हैं, उसको गवर्नमेंट ने खोला ताकि देश को दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, सेल्फ रिलायंस बना दिया देश को। और अच्छा काम क्या किया पब्लिक सेक्टर ने? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अब ये बैकवर्ड एरियाज क्या होता है? देखिए प्राइवेट सेक्टर जब भी इंडस्ट्री खोलेगा तो उन जगहों पे इंडस्ट्री खोलेगा जहां पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, जहां पर रोड, रेलवेज, बैंकिंग और अदर फैसिलिटीज, पावर फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो वहां पे तो सब लोग खोलना चाहेंगे। तो वो बैकवर्ड एरिया कब डेवलप होगा? वो एरियाज जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं खुल रही हैं, वो एरियाज जहां पर लोग नहीं जाना चाहते, तो एरिया हमेशा बैकवर्ड रह जाएगा। तो सरकार क्या करती है? ऐसे बैकवर्ड इलाकों में क्या करती है? इंडस्ट्रीज खोलती है। हाँ, आपको पता होना चाहिए बनारस में खुली थी BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। बैकवर्ड एरिया था, यहाँ पे यूपी साइड में इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो लोकोमोटिव का काम करने, इंजन बनाने का काम करने, पहले इसका नाम DLW था, आजकल इसका नाम BLW हो गया। हाँ, पहले ये डीजल इंजन आती थी, आजकल ये इलेक्ट्रिक इंजन आती है। हाँ, बनारस वाराणसी की बात कर रहा हूं। तो बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए सरकार क्या करती है? उस एरिया में भी ग्रोथ हो, क्योंकि जहां ये कंपनियां जाएंगी, जहां ये पब्लिक सेक्टर खुलेगा, वहां पे बहुत बड़े स्केल पर पैसा लगेगा, वहां का एक बड़ा इलाका क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा ना, तरक्की वहां की। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट भी देती है। आपको पता होना चाहिए 2/3 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज गिवन बाय द पब्लिक सेक्टर। रेलवे का सोच लीजिए, लाखों लोगों को क्या करती है? रोजगार दीजिए। कभी आप रेलवे स्टेशन गए हैं? देखिए कितनी स्मूथली ट्रेन चल रही हैं, कितने सारे काम हो रहे हैं रेलवे में। तो आप एक स्टेशन में जहां आप हैं, सोचिए इंडिया भर में ऐसे हजारों हजारों स्टेशन हैं, तो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर क्या करती है? बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है, इकोनॉमिक सरप्लस जनरेट कर रही है। मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनियां ऐसा नहीं है सब लॉस में जा रही हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां देश को कमा के भी दे रही हैं, सरकार को कमाई करके दे रही है, सरप्लस जनरेट कर रही है। मतलब उनके रेवेन्यूज ज्यादा है और कुछ में एक्सपेंसेस कम है, तो रेवेन्यू ज्यादा होने की वजह से इकोनॉमिक सरप्लस कर रही है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है पब्लिक सेक्टर का, वो है वो देश को सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाने में मदद कर रही है, इगैलिटेरियन इकोनॉमी। अब ये क्या होता है? मतलब अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता तो इकोनॉमी में दो तरह के लोग होते, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट क्लास, और एक वर्कर क्लास। मतलब एक या तो अमीर बहुत होता और यहाँ पे एकदम गरीब होता। तो ये सेक्टर, सरकारी सेक्टर की वजह से
पब्लिक सेक्टर की वजह से क्या हो रहा है, ये जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है, सरकार इसको रिड्यूस कर रही है। क्योंकि जहां पे बहुत बड़ा प्रोडक्शन का क्षेत्र है, जहां पे बहुत बड़ी सरप्लस जनरेट करने का क्षेत्र है, सरकार वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज खोल देती है ताकि उसकी कमाई देश के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जा सके। समझ में आ गया? तो सरकार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड ग्रोथ पब्लिक में लाना चाहती है, प्राइवेट मोनोपोलीज को कंट्रोल करना चाहती है, कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर सारा पैसा ना कमा ले देश का। समझ गया? देश की ग्रोथ का हिस्सा पब्लिक सेक्टर के पास भी जाए, और सरकार जब ये पैसा कमाएगी तो वापस देश में लगा देगी, वापस रोजगार बढ़ाने में लगा देगी। तो इसीलिए इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, मतलब अमीरी और गरीबी का अंतर नैरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? अभी तक पढ़ा ऑब्जेक्टिव। अब रैशनल एंड रोल। तो इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इसको खोलने का मकसद क्या है? तो पहला मकसद है फिलिंग द गैप्स। जब देश आजाद हुआ तो मैंने बताया देश में इंडस्ट्रीज थी नहीं, भारत को अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा और हमारे देश में इंडस्ट्रीज अंग्रेजों ने खुलने नहीं दी। तो जब देश आजाद हो गया, अब देश को तो आजाद होने के बाद कपड़े चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चाहिए। अरे भाई रोज की चीज चाहिए कि नहीं, साबुन तेल शैम्पू चाहिए कि नहीं चाहिए हम लोग को? तो सड़कें भी चाहिए, तो ट्रेन भी चाहिए, पावर सप्लाई भी चाहिए। तो सब कहां से आएगा? क्या सब इंग्लैंड से लेंगे क्या? तो सरकार ने उनका वेट नहीं किया कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री खोलेगा तो होगा, ना ना ना। उस समय देश नया नया आजाद था, प्राइवेट सेक्टर के पास भी इतने फंड्स नहीं थे। तो सरकार ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और पब्लिक सेक्टर खोला, मतलब वो कंपनियां खोली जो देश को ये सब सर्विसेज दे सके। देश को गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए सरकार ने ये गैप फिल करने के लिए क्या किया, खुद ही इंडस्ट्री खोली। सरकार ने रेलवे ट्रैक्स बनाए, सरकार ने नए रोड्स बनाए, बैंक खोले और इवन टेक्सटाइल मिल्स खोली। तो जो देश की जरूरत थी उसको सरकार ने गैप भर दिया। बड़ी और हैवी इंडस्ट्रीज को देश को जरूरत थी, सरकार ने खुद बना लिया ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज को क्या करे, रॉ मटेरियल मिल सके। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, मैं डिस्कस कर चुका हूं। पब्लिक सेक्टर कंपनियां देश में रोजगार देती हैं, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करती है, ये भी पॉइंट डिस्कस किया कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स होंगे जहां प्राइवेट लोग अपनी इंडस्ट्री नहीं खोलना पसंद करेंगे। इसलिए नहीं पसंद करा करेंगे क्योंकि वहां पर क्या होगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वहां पे उनको प्रॉपर रोड, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिल रहा होगा। पर मैंने कहा सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार तो उसी एरिया में इंडस्ट्री खोलेगी जहां पर बैकवर्ड है, जहां पे डाउन ट्रोडन है, जो डेवलप्ड एरिया नहीं है, ताकि उसको उठाया जा सके। नेक्स्ट है ऑप्टिमम, मतलब दी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। क्यों रिसोर्सेज? मतलब अब आपके देश में कोल अवेलेबल है, मालूम ही है, इंडिया एक ऐसा देश है जो रिच इन मिनरल्स है। सिर्फ पेट्रोलियम छोड़ दीजिए, बट बाकी इसके साथ उसके अलावा सारे मिनरल्स आपके देश में है। अब आप कोल, मैंगनीज, एल्युमिनियम, आयरन, किसी का नाम लीजिए, आपके देश में किसी की कमी नहीं है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना है, इसका देश के अंदर यूज करना है। आयरन और कोल ये हमारे देश के काम आ सके, वेस्टेज ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज खोली। सरकार ने देखा कि कैसे हम इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का, नई और बेस्ट टेक्नोलॉजी, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसका देश के लिए यूज करेंगे। ये है सरकार का पर्पस। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस। सरकार जब पब्लिक सेक्टर खोलती है तो सरप्लस होता है, सरप्लस मतलब होता है कुछ रिटर्न में कमाती है। ये पैसा सरकार अपने पास रखती नहीं है बल्कि री इन्वेस्ट कर देती है, नए पब्लिक सेक्टर खोलने में लगा देती है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, जब देश आजाद हुआ 1950s के आसपास, 47 में आजाद हुए थे, 1950s के आसपास हमारे पास सिर्फ 5 पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी। कितनी? सिर्फ 5। ठीक, मतलब गवर्नमेंट कंपनियां लगभग 5 थी और आजकल बढ़कर के हो गई 236। जस्ट इमेजिन कितना मल्टीपल टाइम्स क्या हो गई है, पब्लिक सेक्टर कंपनियां एक्सपेंड कर गई है, 5 से 236। और पहले इन कंपनियों में जो रेवेन्यूज हुआ करते थे कुछ 100 करोड़ में होते थे, आज वो लैक्स करोड़ों में हो गए। सही कह रहा हूं? तो ये है रिसोर्सेस का सरप्लस का यूज। ठीक है, ये कंपनियां और सरप्लस कमाते जा रही है। नेक्स्ट है देश को सेल्फ रिलायंट बना रही है। हमारा देश अब इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि हम अब एक्सपोर्टर बन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्री प्रोडक्ट्स में तो हम वर्ल्ड लीडर हैं, चाहे राइस कर लो, चाहे टी कर लो। हाँ, अरे पता होना चाहिए, आम भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, एप्पल भी एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरा हैंडीक्राफ्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी की रिफाइनरी में हम भी वर्ल्ड लीडर है। हाँ, तो ये है, हमारा देश क्या हो गया, धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट पैटर्न, मैंने बता दिया था। पब्लिक वेलफेयर भी कॉमन पॉइंट है। मेरी कोशिश है, भले मैं 8 पॉइंट दे रहा हूं आपको, पर मेरी कोशिश है कि कम से कम आप 6 पॉइंट याद करिए। कितने? 6 पॉइंट ज्यादा दूंगा, कोशिश करिएगा 6 कम से कम कर लीजिए। जिसमें ज्यादा पॉइंट्स दिख रहे हैं, 7 या 8 दिख रहे हैं, तो 6 कर लीजिएगा। ठीक है, और जिसमें 3-4 ही पॉइंट्स हैं तो प्लीज वो मिस मत करिएगा। ठीक, अब आती है इनकी बुराइयां, मतलब क्यों पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस को बंद कर देना चाहिए, यहां ये इनकी क्या कमियां हैं। तो कमियां हैं इसमें, पहली कमी, सबसे बड़ी कमी क्या है, इनको जब फॉर्म करना होता है, इनको जब बनाना होता है, इनको स्टैब्लिश करना होता है। ऐसा नहीं है कि आज सोचे और कल से पब्लिक सेक्टर शुरू हो जाएगा, ना ना। अरे अब आप देखिए, इमेजिन करिए, आप जिस शहर में रह रहे होंगे वहां जो कहीं कोई ब्रिज बन रहा होगा, देखिएगा, चेक करिएगा, कई कई साल लग जाते हैं ब्रिज बनने में। चेक किया कि नहीं किया, कभी ध्यान दिया होगा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बन रहा होगा, कई कई साल लग जाते हैं उसको बनने में। तो पब्लिक सेक्टर में एक बहुत बड़ी कमी है, इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, इनके एस्टेब्लिशमेंट से लेके कंप्लीशन तक, मतलब जब भी पब्लिक सेक्टर बनाया गया और जब भी प्रोजेक्ट जिसपे काम कर रहे हैं, कई कई साल लग जाते हैं, 10-10 साल। हाँ, ब्रिज बनने में 4, 5, 6, 10, अरे बाप रे, इतना इतना साल लग जाता है ब्रिज कंप्लीट होने में, तो उसका यूज खत्म हो जाता है।
ठीक है ना। अक्सर क्या होता है, डिले होने की वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जिस कॉस्ट में वो बनाना था, टाइम एक्सटेंशन की वजह से सबकी चीजें मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है, कॉस्ट बहुत महंगा हो जाता है। और बहुत बड़ी समस्या है पब्लिक एंटरप्राइज की कि ये लोग इवेल्युएट नहीं करते। देखिए, मैं और आप इंडस्ट्री खोलेंगे, तुम जब इंडस्ट्री खोलोगे तो मार्केट में पता लगाओगे, ये पता लगाओगे कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, उसकी मार्केट में कितनी प्राइस में सेलिंग है, कितना हम प्रॉफिट एस्टिमेटेड करवा पाएंगे। तो और बहुत जानकारियां लेंगे मार्केट में कि कहां से रॉ मटेरियल आएगा, कहां सप्लाई होगा, पता करेंगे कि नहीं करेंगे। सरकारी कंपनियां खुलती हैं तो ये सब कुछ नहीं करती। कोई कोई इवेल्युएशन नहीं होता है कि मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और ना पता करते हैं कि क्या कंपनी से बेनिफिट या क्या, मतलब कुछ रिसर्च कुछ पता नहीं करते, बस खोल दो, क्योंकि पैसा तो अपना लगना नहीं है, सरकार का पैसा लगना है, डुबाओ पैसा। देखा, नो प्रॉपर इवेल्युएशन। ज्यादातर ये जब बन भी जाती हैं तो अंडर यूटिलाइज होती है। अंडर यूटिलाइज मतलब होता है अपनी कैपेसिटी से कम काम करती है। इमेजिन करिए, एक एग्जांपल देता हूं कि पावर सेक्टर कंपनी है, एनटीपीसी नाम सुना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये बिजली पैदा करने वाली कंपनी है, कोयले से बिजली बनाती है या गैस की मदद से बिजली बनाती है। अब इनकी कैपेसिटी है, एग्जांपल देता हूं, 100 मेगावाट की बिजली पैदा करना, ठीक है। पर जब आप चेक करेंगे तो हार्डली 40, 50 या 60 मेगावाट तक ही बिजली पैदा कर रही है। मतलब बाकी बाकी कहां गया, बनाया तो 100 मेगावाट के लिए था ना। वेस्टेज, अंडर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो इस बहुत बर्बादी कर रहे हैं लोग। अगर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा होता तो एक 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 रिसोर्स का बेस्ट यूज करता है ना। सोचिए, जो प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस पावर, ये भी बिजली पैदा करती है, खूब पैसा कमाती है। टाटा पावर खूब पैसा कमाती है, देखा। जबकि सरकारी कंपनियां अक्सर लॉस में जा रही है। ये है एक और प्रॉब्लम इनकी, ये है एक और क्रिटिसिज्म, हैवी ओवरहेड एक्सपेंडिचर। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे जहां पर सरकारी कंपनियां खुलती हैं, जहां पर पब्लिक सेक्टर खुलता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बनारस में है VLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। तो जहां पर ये इंजन बनता है उसके आसपास का एक बहुत बड़ा इलाका, हाँ, उसके आसपास का एक बहुत बड़ा इलाका सरकार ने क्या कर रखा है, हाउसिंग सोसाइटीज बना रखी है। वहां पर VLW के ही इंप्लॉइज रहेंगे, उनके लिए स्कूल होंगे, उनके लिए ही वाटर सप्लाई होगा, उनके लिए ही सारा फैसिलिटी, उनके लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा, उनके लिए सारी चीजें जो चाहिए उनको सरकार खुद डेवलप करके देती है। घर भी दे रही है, देखा ध्यान से। बताइए, कोई प्राइवेट कंपनी इतना करती है? ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां इतना एक्सपेंडिचर नहीं करती। तो सरकारी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को बहुत बेनिफिट देती हैं और इसके चक्कर में उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, वही है इसका रीजन। तो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हाउसिंग फैसिलिटीज देती हैं, अदर फैसिलिटीज मैंने एग्जांपल दिया, सड़कें देती हैं, स्कूल देती हैं, वाटर सप्लाई देती हैं, पावर सप्लाई, हाँ, फ्री पावर सप्लाई देती हैं। पब्लिक कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को बहुत फायदा देती हैं। तो इसका कॉस्ट आखिर सरकार बियर करेगी ना, तो ये लॉस में जाएगी जाएगी। इनके कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत पैसे लगते हैं। ये प्रॉब्लम, पुअर रिटर्न्स। पब्लिक सेक्टर कंपनियां बहुत बुरे लॉसेस में जा रही हैं। एग्जांपल दो, एयर इंडिया नाम सुना है? एयर इंडिया लॉस में थी, 18,000 करोड़ के लॉस में थी, और आपको शायद पता हो कि सरकार ने एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया है। हाँ, कभी सुना है? हिस्ट्री रिटर्न्स इटसेल्फ। टाटा से ही एक जमाने में सरकार ने एयर इंडिया को नेशनलाइज करके खरीद लिया था। टाटा की ही थी पहले, है ना। बाद में देखिए, अब ये रिसेंट देखिए, तो सरकार देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को अपनी इंडस्ट्रीज बेचती जा रही है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। और क्या एग्जांपल दूं? जैसे आप नाम सुनोगे HMT, भेल नाम सुना होगा। ज्यादातर ये पब्लिक सेक्टर लॉस में जा रही है। आप जो मोबाइल सिम यूज करते थे पहले, BSNL यूज करते थे पहले सिम, या MTNL, बड़े शहरों में MTNL, ये दोनों कंपनियां, हाँ, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड लॉस में जा रही है। 80,000 करोड़ के लॉस में जा रही है। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा अमाउंट में बोल रहा हूं। तो ये सब पब्लिक सेक्टर क्या हो रहा है, बड़े नुकसान कर रहा है, देश को बहुत नुकसान कर रहा है। सरकार का पैसा भर रही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका फाइनेंशियल कंट्रोल बेटर नहीं है, ये वेस्टफुल खर्चे करते हैं, और इनकी पॉलिसी आज भी पुराने जमाने की चली आ रही है, डॉगमेटिक है। मतलब बिना किसी सोच समझ के, बिना कॉस्ट एंड बेनिफिट के प्राइसिंग पॉलिसी रखी है। चीजों का खर्चा 100 रुपया है और बेच रहे हैं उसको 10 रुपए में, बस इस नाम पे कि पब्लिक वेलफेयर हो रहा है। तो पब्लिक वेलफेयर के नाम पे सब पैसा लुटा दो, बर्बाद कर दो, ये चल रहा है सरकारी कंपनियों में। और ये भी प्रॉब्लम है, ये भी बड़ी समस्या है, इनका मैनेजमेंट सही नहीं है, इनएफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत खर्चीला मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर को काम करने वाले लोगों को मालूम है कि मैं तो यहां नौकर हूं, मुझे तनख्वाह मिलनी है, मुझे सैलरी मिलनी है, फिक्स डेट पे मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है, अब मैं काम करूं ना करूं। यहाँ पे प्रमोशन भी धीरे 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 एज के साथ होता रहता है। जब आदमी क्लर्क के रूप में, एग्जांपल देता हूं, क्लर्क के रूप में ज्वाइन करता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, हेड क्लर्क बन जाता है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, फिर ब्रांच मैनेजर बन जाता है, फिर रीजनल मैनेजर बन जाता है, फिर जोनल मैनेजर बन जाता है, और बढ़ता रहता है। बताइए, तो सीनियरिटी के बेसिस में प्रमोशन हो रहा है, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस आ रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है कि जितनी बड़ी पोस्ट है ज्यादातर उन लोगों के पास है जिनको उस फील्ड की बहुत नॉलेज ही नहीं है। ज्यादातर ये लोग वो लोग होते हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना, मेरे चच्चा विधायक है। अब मेरे चच्चा विधायक है तो जानते ही हो, मेरा तो सिक्का चलेगा, है ना। मार्केट में मेरा, हिंदी बोलते हैं, भोकाल चलेगा। बस यहाँ यही होता है, लोगों का परिचय होता है मिनिस्टर्स के साथ, वो लोग क्या करते हैं, अपने ही आदमी इसमें डिप्यूट कर देते हैं। अब वो लोग एक्सपर्ट तो होते नहीं मैनेजमेंट के,
इसीलिए मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। ये वाला पॉइंट भी लगभग आ ही गया कि इन सारी कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर के सारे कामों में या तो मिनिस्टर्स इंटरफियर करते हैं या ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है, अर्थात मिनिस्टर्स द्वारा रखे गए सिविल सर्वेंट्स। और वो सिविल सर्वेंट, मैंने कहा, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, मतलब वो उस काम में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं जो उनके जो हेड्स ने उन्हें रखा है, बस वो जी हजूरी करने, जैसे कहते हैं ना, दे आर ओनली यस मैन, सिर्फ अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने का काम करते हैं, उनको कंपनी से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक सेक्टर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस से, सिविल सर्वेंट से भरी हुई हैं, और वहां पर नए काम करने का, बेटर काम करने का स्कोप नहीं हो पाता। चलिए आगे आते हैं। लेबर प्रॉब्लम भी इनके अंदर बहुत ज्यादा है। हाँ, पब्लिक सेक्टर में लेबर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लेबर यूनियन बहुत स्ट्रांग होती है यहाँ पर। अक्सर लेबर यूनियन क्या करती है, हाँ आप देखिए, आए दिन हड़ताल हो जाती है, रेलवे में सुनिए, बैंकों में सुनिए, हड़ताल हो जाती है, तो लेबर प्रॉब्लम्स होती है। अक्सर इनके यहाँ ओवर स्टॉपिंग भी है, मतलब जरूरत से ज्यादा स्टाफ है। जरूरत मान लेते हैं 100 की है, तो पता लगा स्टाफ 200 काम कर रहा है, तो ये जो 100 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो काम करेंगे कि काम बिगाड़ेंगे, बस यही प्रॉब्लम है। तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक सेक्टर में, इतना है समझ लीजिए। अब ये तो हो गया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है, ये समझ में आ गया, इनका मीनिंग समझ में आ गया, मेरिट समझ में आ गया, डीमेरिट समझ में आ गया। ये डीमेरिट तो है एक तरह से। अब इनके टाइप्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे देश में 3 टाइप्स में काम करती हैं, 3 रूप में काम करती हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये डिपार्टमेंटल, चलो एग्जांपल देता हूं तुम्हें। जैसे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है रेलवे, जैसे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर का, इसका खुद के एक मिनिस्टर है। आपको मालूम है रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। तो अब अश्वनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर है, इनके अंडर में रेलवे काम करती है। अब कोई भी रेल हो, समझ गए, सब इसके अंदर काम करेगी। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर है। सबसे पुराना तरीका है पब्लिक सेक्टर बनाने का। क्या करो, एक मंत्रालय बना दो, एक डिपार्टमेंट बना दो, और उस डिपार्टमेंट के अंदर में क्या करो, एक ऑर्गेनाइजेशन चला दो, ठीक है। जैसे मैंने कहा पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इसके अंडर में कौन आएगा? पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। जितने भी पोस्ट ऑफिस है भारत भर में, जहां से तुम स्पीड पोस्ट करते हो ना, स्पीड पोस्ट करते हैं ना, जहां से हम लोग, या जहां से चिट्ठियां भेजते हैं, हाँ उसकी बात कर रहा हूं, डाक टिकट लगती है, उसकी बात कर रहा हूं। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ मिनिस्टर कौन है? ज्योतिराव सिंधिया। हाँ, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइज, फाइनेंस, कंट्रोल एकदम वैसे होती है जैसे कि गवर्नमेंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति काम करते हैं वो सब एग्जैक्टली गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। दे आर नो सेपरेट एंटिटी, मतलब सरकार और डिपार्टमेंट में अंतर नहीं है, दे बोथ आर सेम। इसका मतलब है जो रेलवे में काम कर रहा है वो कह सकता है कि मैं सरकारी नौकर हूं, सच में वो कह सकता है। क्यों? क्योंकि दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट, दे आर बोथ, ठीक है। तो जो अंडरटेकिंग्स डायरेक्टली, ध्यान से देखिएगा, दीज आर अंडर द डायरेक्ट एंड अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्टर। मैंने एग्जांपल देके बताया, हर डिपार्टमेंट का अपना एक मिनिस्टर है, ठीक है। कुछ एग्जांपल दूं फिर से, इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इसके जो मिनिस्टर हैं वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं इसके कुछ फीचर्स, मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने पहले ही बोला कि जितने भी डिपार्टमेंट, बात समझिए, रेलवे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए, रेलवे आपको बता रहे हैं, रेलवे के फीचर्स बता रहे हैं। तो रेलवे क्या है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। रेलवे गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। क्यों? इट इज अ डिवीजन, इट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज डायरेक्टली अंडर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का हेड उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है। ज्यादातर मैंने कहा इसको चलाने के लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि इन मिनिस्टर्स को कहां जवाब देना होता है। अब रेलवे मिनिस्टर है, कहां जवाब देके देंगे? पोस्ट एंड टेलीग्राफ मिनिस्टर है, या मैंने कहा देश के जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, वो जवाब कहां देंगे? पार्लियामेंट में देंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में देंगे, वहां इनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे आर नॉट सेपरेट, ये और गवर्नमेंट एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। जितने भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने रेलवे का नाम लिया ना, इनका फंड सरकार बजट से निकाल के देती है। मतलब रेलवे के लिए जो नई लाइंस बिछनी है, नई ट्रेनें शुरू होनी है, आपने देखा होगा बजट के वाले दिन ही रेलवे का अनाउंसमेंट होता है कि नई नई कौन कौन सी रेल शुरू होने वाली है। हाँ, तो बजट वाले दिन ही इनके लिए अलग से पैसा अलॉट कर दिया जाता है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए अलग बजट होता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार इनके लिए फंड्स अलॉट कर देती है, समझते हैं। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी से इनको फंड मिलता है, और इनके जो रेवेन्यूज होते हैं, मतलब इनसे जो कमाई आती है, रेल की टिकट बिकती है, आप और मैं रेल की टिकट खरीदते हैं, उसका पैसा कहां जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब समझ आया? तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होती है। इसको बनाने के लिए, मतलब अगर गवर्नमेंट को एक नया डिपार्टमेंट बनाना हो, एक एग्जांपल देते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट, नाम सुना है? हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, नाम सुना है? जो राजनाथ सिंह जी हैं वो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो जितनी भी डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी है हमारे देश में, डीआरडीओ, तो देश में जितनी मिसाइल्स बन रही है, देश में जितनी गन्स बन रही है, देश में जितने जैकेट्स बन रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बन रहे हैं, और बहुत सारे हथियार बन रहे हैं, सब कौन बना रहा है? डीआरडीओ। हाँ, हम बना भी रहे हैं अपने देश के लिए भी, और फॉरेन के लिए भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पता है कि नहीं है? इंडिया हैज नाउ बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ द डिफेंस गुड्स। बहुत पैसे कमा रहे हैं हम लोग। तो ये सब
बनाने के लिए एक डिसीजन लेना पड़ा बस। तो डिपार्टमेंटल खोलना है, सरकार को बस क्या करना है, एक डिसीजन लेना है, गवर्नमेंट के डिसीजन से बन जाएगा। तो इसका बनाना, इसका मतलब बहुत आसान है। एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को बस क्या करना है, एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, मतलब कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर के जो क्लोजेस्ट मिनिस्टर बैठेंगे, बस डिसीजन ले लेंगे, खुल जाएगा डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आता है इसका अकाउंटिंग, इसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे, इसका ऑडिट कैसे होगा। ऑडिट का मतलब अकाउंट्स की जांच, अकाउंट्स को चेक करना। तो इसका ऑडिट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से होता है। गवर्नमेंट इस पे स्ट्रिक्ट ऑडिट करती है, इसके पैसे की बर्बादी ना हो। एक एक पैसे का हिसाब क्या होता है, गवर्नमेंट के रूल्स के रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। इसके पास क्या होते हैं, सिविल सर्विस कोड होता है, बताया तो इनको मैनेज करने के लिए सिविल सर्वेंट्स होते हैं। रेलवे का एग्जाम आता है अलग से, पता है कि नहीं है। रेलवे के आप अगर कोई ऑफिस में जाना चाहते हैं, रेलवे का कोई पोस्ट लेना चाहते हैं, इसको बकायदा एग्जाम होता है। रेलवे के जो पायलट्स होते हैं, मतलब जो रेलवे की ट्रेन चलाते हैं, उनका अलग एग्जाम होता है। जब टीटी करते हैं उसका एग्जाम, हाँ टीटी जो टिकट ट्रेन चेकर होता है ना। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसका, सॉवरेन इम्यूनिटी। इसका मतलब है आप किसी भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को स्यू नहीं कर सकते। स्यू मतलब होता है उस पर मुकदमा नहीं ठोक सकते। क्यों नहीं ठोक सकते उस मुकदमा, क्योंकि इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। अभी तक तो बताया आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, मैंने जानबूझ के 6 या 7 फीचर्स बताए। आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 4 करिए। ठीक है, मैं आपको ट्रिक भी बताता जा रहा हूं, प्लीज 4 कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं मेरिट्स की, मतलब इसके एडवांटेजेस की बात। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब रेलवे, कल्पना करिए इंडियन रेलवे की, और आप सोचिए इसको बनाना आसान क्यों है। क्योंकि मैंने कहा इसको बनाने के लिए ना कोई पार्लियामेंट में लॉ बनाना होता है, इसको बनाने के लिए ना कंपनीज एक्ट का पालन करना पड़ता है, बस एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन। तो इसका सेटअप करना बहुत आसान है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस खोलना आसान है, बस क्या करना है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना है, गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है और डिपार्टमेंट खुल गया। ठीक है, तो दिस फॉर्मेशन इज वेरी इजी, नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, नो लॉ इज टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कोई पास नहीं करना है कानून बनाने के लिए। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी बड़ा अच्छा मेरिट है। क्या है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व है। मैंने बताया इनके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, तो मिनिस्टर इन्वॉल्व है, मिनिस्टर का डायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, और मिनिस्टर को भी काम करना होगा तो अपने सीनियर, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, उसके तहत उनको जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यहां पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, उस मिनिस्टर की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट में। अगर रेलवे का कहीं एक्सीडेंट हो जाए, 2 ट्रेन टकरा जाए, हजारों लोग मर जाएं, आप जानते हैं पार्लियामेंट में रेलवे मिनिस्टर को लोग कहते हैं ना, बखिया उधेड़ देंगे उनकी। मतलब उन लोग क्वेश्चन पूछेंगे रेलवे मिनिस्टर से कि क्यों लड़ रही है ट्रेनें, आप जिम्मेदारी लीजिए, आप अपना पद त्याग दीजिए। अगर रेलवे का उन लोग क्या करते हैं, टिकट का दाम महंगा कर देते हैं, फिर वही होगा। तो इसका मतलब है कि रेलवे जो भी कर रही है, तो उसके डिपार्टमेंट को अकाउंट देना पड़ता है, पब्लिक को जवाब देना पड़ता है, पार्लियामेंट में उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, और उनको अगर जवाब नहीं देंगे तो आप जानते हैं अगली बार लोग इलेक्ट नहीं करेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट को इनको जवाब देना पड़ता है, मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर तक को जवाब देना पड़ जाता है। और क्या अच्छी बात है इसके अंदर, अच्छा मेरिट ये भी है कि पैसे का मिसयूज नहीं कर सकते। एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। अलग से क्या होता है, इनकी अकाउंटिंग होती है, इनकी जांच होती है। एक गवर्नमेंट की बॉडी है जिसका नाम है ऑडिट कंट्रोल्स, है ना। और ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए एक एस्टेब्लिश्ड ऑडिटर्स होते हैं, ये अकाउंट की जांच करते हैं। ठीक है, इनका ऑडिट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, एक भी पैसे की हेरफेर नहीं होती है। जो बजट में पैसा दिया गया है उसका उस काम में ही इस्तेमाल होता है। अगर बजट में पैसा दिया गया नई रेल लाइन बिछाने का, तो वहीं जाएगा पैसा। नेक्स्ट है सीक्रेसी। जो ऐसे काम हो जहां पर पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या क्या कर रहे हैं उस पैसे का, तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है। क्या मतलब चाहते हैं इसका बताने का, जैसे देश में कितने हथियार बन रहे हैं, हम कितनी गन्स बना रहे हैं, कितने टाइप की मिसाइल्स बना रहे हैं, बताने की जरूरत है क्या हमें, हम क्यों बताएं, ये तो दुश्मन देश को पता चल जाएगा ना। तो ऐसे कामों के लिए जहां सीक्रेसी चाहिए वहां पर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छा काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एड टू, दैट इज हेल्प टू पब्लिक रेवेन्यू। सरकार को पैसा कमाने में मदद करती है। मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो प्रॉफिट भी कमा रही हैं, रेवेन्यू कमा रही है भाई, और ये सारा पैसा कहां जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। बताया तो, तुम डाक टिकट खरीदते हो, तुमने स्पीड पोस्ट किया, तुमने रेलवे की टिकट खरीदी या कोई भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज ली, उसका पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट। 6 पॉइंट्स मैंने कहा करेंगे, कितने, 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट, बुराइयां। अच्छाई तो हो गई रेलवे की, है ना? या अच्छाई हो गई पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की, अब इनकी बुराई भी होगी। पहली बुराई है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मतलब अब रेलवे को बदलना है, अपना शेड्यूल बदलना है, अपना काम करने का तरीका बदलना है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, ये लोग जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, इनके रोज के कामों में दखल देते हैं। इनमें ज्यादातर क्या है, एक कहते हैं ना, एक जूनियर के रूप में काम करने की आदत है। बस जितना ऑर्डर मिला उतना काम करेंगे, कुछ नया करना, कुछ इनिशिएटिव करना, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग काम करना है, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते। जबकि अगर तुम्हारा बिजनेस होता तो
तो तुम जो लेटेस्ट चीज आ रही है वो करते, जो आज के जमाने की कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते, ये लोग नहीं करते, नहीं करते हैं लोग, और मोटिवेशन भी नहीं है इनके पास। इनको मालूम है ना कि मेरी नौकरी तो पक्की है, मजे रहो, ठीक है। अब चाहे वो गवर्नमेंट के लोग जो होते हैं वो एक बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहुंच जाने के बाद जानते हैं कि काम न भी करेंगे तो भी तो पैसा तो मिलना ही मिलना है। हालांकि मैंने कहा इतना आसान नहीं है, बट स्टिल इंसेंटिव टू वर्क हार्ड बहुत कम है, क्योंकि ज्यादा काम करेंगे भी तो पैसा तो उतना ही मिलना है। नौकरी 9 से 5 की है तो 9 से 5 नौकरी करेंगे, तो उनको रिवॉर्ड और परफॉर्मेंस से बहुत रिलेशन नहीं होता है। ज्यादातर प्रमोशन कैसे हो जाता है? सीनियरिटी के बेसिस पे। जैसे जैसे आपकी सर्विस लाइफ बढ़ेगी, ज्यादा ज्यादा साल सर्विस करते जाएंगे, आपका प्रमोशन होता जाएगा। तो आप मेहनत नहीं भी कर रहे हैं तो भी प्रमोशन हो रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है। यहाँ पर रेड टेपिज्म होता है। रेड टेप, वो जो रेड टेप शूज आते हैं वो वाले रेड टेप नहीं, रेड टेप एक ब्रांड कंपनी है ना जो जूते बनाती है, उसकी बात नहीं कर रही है। रेड टेपिज्म है डिले इन डिसीजन मेकिंग। हिंदी वर्ड है इसका लाल फीता शाही। सर इसका मतलब सरकारी कामों में हर काम फाइल से होता है, हर काम प्रोसीजर से होता है, जिसमें परमिशन लेनी होती है, एक को दूसरे से परमिशन लेनी, दूसरे को तीसरे से परमिशन लेनी होती है, फाइल्स में साइन होता है और मीटिंग्स होती है, और उस मीटिंग में डिसीजन लेने में महीनों लग जाते हैं और कई बार सालों लग जाते हैं। तो जिस काम के लिए हमको फाइल मूव करानी थी या हम चाहते थे बदलाना, वो हो ही नहीं पा रहा। ये है रेड टेपिज्म, दैट इज डिसीजंस आर डिलेड ड्यू टू प्रोसीजर्स। जो ऑफिशियल प्रोसीजर्स है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से नया चेंज लाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी है। कैसे? मैंने कहा पब्लिक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के लिए सरकार अपना बजट से पैसा दे देती है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट करती है, पर जो रेवेन्यू आता है वो जाता कहां है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी, सरकार के खजाने में। तो इसीलिए पैसे के लिए उनको कहां मुंह ताकना पड़ता है? गवर्नमेंट की तरफ। कुछ भी पैसा चाहिए गवर्नमेंट से मांगो। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, एक तरह से बता दिया हूं कि डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं, सिविल सर्वेंट्स मैनेज करते हैं, जो कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स नहीं है, ठीक है ना। ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं? अपने काम पे ध्यान न देकर के मैनेजमेंट को खुश करने, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए काम करते हैं। देखा, दीज ऑफिसर्स डू नॉट हैव द एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। ना, ये लोग पढ़ लिख के आए जरूर, पर इनको उस काम की नॉलेज नहीं है जिस काम में इनको रखा गया है। अब सोचिए एक आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विस का एक एस्पिरेंट है, एक पास आउट स्टूडेंट है, अब वो उसको डायरेक्ट बना दिया गया, जाइए अब आप रेलवे के फला डिपार्टमेंट को संभालिए, रेलवे के सिग्नल डिपार्टमेंट को संभालिए। अब वो पढ़ लिख के गया है, एग्जाम दे दिया, अब उसको सिग्नल के बारे में तो पता ही नहीं है, ठीक है ना, तो बहुत टाइम लगता है उसको सीखने में। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इनसेंसिटिव टू नीड ऑफ द कंज्यूमर्स। ज्यादातर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं सोचती है, उनको मालूम है कि हम मोनोपोली हैं, मेरे पास ही राइट्स है, जो हम काम कर रहे हैं हमसे ही लोगों को सर्विस देनी है। लोगों को मालूम है रेलवे सिर्फ सरकार के पास है, किसी और की तो रेलवे है नहीं, तो चला उल्टा पुल्टा। अक्सर ज्यादातर क्या होता है, ये लोग काम करते हैं इसमें पब्लिक का वेलफेयर नहीं सोचते हैं, कहते हैं पब्लिक वेलफेयर, पर लोगों की सोचिए, कंज्यूमर के बारे में सोचिए कि उसको क्या चाहिए। आप गए ना रेलवे से, सोचिए वंदे भारत से जाते हैं तो कितना मजा आता है ना, प्राइवेटली चलती है वंदे भारत, और बाकी ट्रेनों में जाइए क्या हाल है, साफ सफाई और बाकी सब। तो धीरे धीरे हालांकि इंप्रूव हो रहा है, बट स्टिल अ लॉट हैज टू बी डन। आइए, कहां सुटेबल है, कहां किस कामों के लिए पब्लिक सेक्टर सुटेबल है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है। तो मैंने बताया डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वहां चाहिए जहां पे सीक्रेसी चाहिए। एग्जांपल दिया हुआ है डिफेंस के कामों में या एटॉमिक एनर्जी के काम में। दूसरा, जहां पे पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए, फुल गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसे कि दूरदर्शन या टेलीकम्युनिकेशन का काम, जहां पर देश को इकोनॉमिक कंट्रोल की जरूरत है, पैसे पे कंट्रोल करने की जरूरत है, जैसे राशन का काम। जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाहता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को यहां पर बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और रिटर्न स्लो है, जैसे शिप बिल्डिंग का, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। और जहां पर क्या हो, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जहां गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे बता दूं, इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। आइए अगली टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने कहा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 3 फॉर्म्स में काम करती हैं। पहला बता दिया डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें रेलवे आया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आया, ऑल इंडिया रेलवे आया, दूरदर्शन आया, ये सब किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर में काम करती है। और अब जो बात कर रहे हैं वो है पब्लिक कॉर्पोरेशंस, कई बार इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल। तो इनको बनाने के लिए एक लॉ बनाना पड़ता है, पार्लियामेंट में एक लॉ बनाना पड़ता है, और उस लॉ में उसको बनाने का कानून होता है। जैसे एग्जांपल है एलआईसी, नाम सुना? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका एक एक्ट है, एलआईसी एक्ट 1956। तो जब सरकार ने इसको बनाया तो पार्लियामेंट में एलआईसी नाम का एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट में लिखा कि देश में इंश्योरेंस का काम करने का पावर इस एलआईसी के पास है। तो उसके राइट्स, उसके ऑब्जेक्ट्स, उसके पावर्स उस लॉ में लिख दिए गए। दूसरा एग्जांपल दो, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको पावर दिया गया, इस बैंक को पावर दिया गया कि यह देश की एकमात्र बैंक रहेगी जो बैंकों की बैंक होगी, मोनोपोली ऑफ नोट इशू होगी, मतलब देश में जो भी करेंसी छपेगी ये छपेगी। तो जो लॉ बनाया, उस लॉ में, उस कानून में पार्लियामेंट को पास करा करके उसको पावर दे दिया गया, उसको ताकत दे दी गई जो किसी और के पास ताकत नहीं है। ऐसी कंपनी को कहते हैं
पब्लिक कॉर्पोरेशंस, ठीक है, जिसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से बनाया गया है और उसी एक्ट में उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, उसकी पावर लिखे हैं। सोच लीजिए, इसको बनाना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में तो दूसरे मंत्री होंगे, दूसरे मिनिस्टर्स होंगे, और किसी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए पावर चाहिए, परमिशन चाहिए, इस एक्ट को पास कराना चाहिए। एक्ट में जो लिखा है वही कर पाएगी कंपनी, जो एक्ट में लिखा है उस एक्ट के तहत ही वो काम करेगी। एग्जांपल दिया मैंने, LIC ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या एक अच्छा नाम है SIDBI, सिडबी, या स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आई, इन कंपनियों के LIC का बात कर रहे थे, तो LIC के फीचर समझते हैं, ठीक है। पहला फीचर क्या है इसका? सबसे पहला फीचर है ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है। कॉर्पोरेट मतलब एक रजिस्टर्ड बॉडी है। कौन रजिस्टर कर रहा है? मैंने कहा पार्लियामेंट इसे रजिस्टर कर रहा है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, उस एक्ट में ही इसके सारे पावर्स लिखे। नेक्स्ट है, इसकी पास एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी मतलब होता है अलग कानूनी पहचान, एक अपने नाम से ये सारा काम कर सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, हाँ प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बाय एंड सेल ऑफ असेट्स कर सकती है, सब कुछ अपने नाम से। इसे कहते हैं क्या? लीगल एंटिटी। जैसे कि कोई पब्लिक कंपनी होती है उसी तरह से, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपीचुअल सक्सेशन मतलब हमेशा चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कानून में उसको हमेशा चलने का पावर दे दिया गया। किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों से कंपनी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके पास अपना खुद का एक सील है, अपना खुद का एक स्टैंप है, मोहर है, ठीक है, जो कि साइन ऑफ द पर्सन के बराबर है। जैसे आप और मैं साइन करते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान है, जिंदा है, अब ये एक व्यक्ति की तरह काम करती है और इसकी मोहर वहां साइन बन जाती है, ठीक है। अपने नाम से बैंक अकाउंट कर सकती है, दूसरों को SUE, SUE मतलब होता है केस करना, और दूसरे इस पे भी SUE कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ओनरशिप है, बता दिया, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, पूरी तरीके से किसके हाथ में है ये? RBI, पूरी तरीके से सरकार के हाथ में, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सरकार ने इसको न सिर्फ स्टार्टिंग में फंड्स दिए, पैसा दिया स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद अब और पैसा चाहिए तो ये खुद बोरो कर सकती है मार्केट से। इसके बाद के लिए इनको गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे रेलवे के बारे में बोला था, उसको बाद में गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि इसके सारे रेवेन्यूज गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी में चले जाते हैं। इसमें नहीं होता है, ये अपना पैसा खुद यूज कर सकती है, मार्केट से फंड बोरो कर सकती है, फाइनेंशियली ये आजाद है। और इनका अकाउंटिंग, तो इनको बजट नहीं मिलता है। जैसे डिपार्टमेंटल कंपनियों के लिए गवर्नमेंट एक अलग बजट बनाती है और बजट में पैसा अलॉट करती है, इसके लिए बजट नहीं बनता है। इनके लिए अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि इनके लिए कुछ अलग रूल्स हैं, सेपरेट रूल्स हैं जो उनके एक्ट में लिखे हैं। जब इसको बनाया गया था तो उस एक्ट में इसको वो दिए गए थे। इसका मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट से अलग है। इनके मैनेजमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देती है, वही इस पब्लिक कॉर्पोरेशन को चलाते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है सिविल सर्वेंट्स नहीं होते, ICS नहीं होते हैं लोग। इनका मोटिव फिर से वही है, सर्विस मोटिव है, पब्लिक को जवाब देना पड़ता है इनको। इनका एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। इनका अकाउंट कौन जांचता है? CAGI, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। देश की सबसे बड़ी कह सकते हैं बॉडी ऑडिट की, नाम है CAGI। पब्लिक कॉर्पोरेशंस मतलब LIC, एग्जांपल दिया RBI, या मैंने बताया SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब पब्लिक कॉर्पोरेशंस को के मेरिट्स क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है? पहला है ऑपरेशंस की छूट। ऑपरेशन मतलब डे टू डे कामों की आजादी, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। डे टू डे वर्किंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, जैसे चाहे अपना काम आप करिए, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है? डिसीजन फास्ट होता है। डिसीजन फास्ट क्यों होता है? क्योंकि इसके खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके साथ रहते हैं, इनको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी है, इनके पास कोई मंत्रालय या मंत्री नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई सिविल मिनिस्टर्स नहीं है, सिविल सर्वेंट्स नहीं है जो उसको कंट्रोल करे। इसीलिए क्या होता है, ये काम फटाफट करते हैं, ये मार्केट के हिसाब से अपना काम करते हैं, इनका प्रोसीजर फास्ट है, ठीक है। ये भी अच्छी चीज है। यहाँ पे मोटिवेशन क्यों है लोगों के पास? क्योंकि यहाँ पर सैलरी एंड एफर्ट, मेहनत ज्यादा करोगे सैलरी ज्यादा मिलेगी। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट सर्विस से अलग होते हैं, ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं। LIC, हाँ, RBI गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, बल्कि उनसे बेटर होते हैं। इनके पास ज्यादा अच्छे स्टाफ होते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। इन लोग अपना एग्जाम करा करके क्या करते हैं, अपने स्टाफ भर्ती करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, क्योंकि इनका भी पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। साल में जब इनकी बारी आती है तो इनके अकाउंट्स को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है कि पैसा कहां लगाया गया है ना, पब्लिक वेलफेयर में कितना पैसा खर्चा किया गया है, ठीक। तो पार्लियामेंट पूछती है, याद रखिएगा। हालांकि इसको बजट नहीं मिलता है, मैंने बता दिया। और क्या है? मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है। क्यों मैनेजमेंट अच्छा है? क्योंकि यहां पर जो लोग चाहिए चलाने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं। दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट लोगों को इन लोग हायर कर सकते हैं अच्छी सैलरी देकर के। हाँ, सिविल सर्वेंट की जरूरत नहीं है, तो इन लोग प्रोफेशनल्स को रख सकते हैं, एक्सपर्ट्स को रख सकते हैं, और उनकी एडवाइस से तो बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है। ये अपना बिजनेस ज्यादा फ्रीडम से चला सकते हैं।
एक और फायदा है इनके पास, ये जब भी काम करते हैं तो प्राइवेट मोनोपोली बड़े स्केल पे काम करते हैं, मोनोपोलाइज कर जाते हैं अपने बिजनेस को। हाँ भाई, अभी भी आज भी एलआईसी इंडिया की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है ना, इंश्योरेंस के मामले में नंबर 1 है आज भी। तो इनके पास बड़ा स्ट्रक्चर है, इकोनॉमीज मतलब होता है बेनिफिट्स, बड़े स्केल पे काम करने का, लार्ज स्केल पे काम करने का इनको फायदा मिलता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, मैंने ऑपरेशन मैंने बता ही दिया, काम करने की आजादी है, मौके के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, मार्केट कंडीशंस, कंज्यूमर नीड के हिसाब से अपने आप को ही चेंज भी कर लेते हैं। बात करेंगे इसकी बुराइयों की, 6 पॉइंट करिएगा, ठीक है, मेरिट्स 6 करिएगा, भले 8 दिया था, करेंगे कितना, 6। बात कर रहे हैं इनकी बुराइयों की। तो पब्लिक कॉर्पोरेशंस को बनाना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए या स्टेट लेजिस्लेचर। अब आरबीआई को खोलने के लिए मैंने बताया ना, आरबीआई एक्ट 1935 बनाया गया, तो एक्ट बनाना आसान तो नहीं है, एक्ट के लिए क्लॉज बनते हैं ना, बिल पास करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको बनाना मुश्किल है। दूसरा है, इनको जो चलाते हैं, इनको जो कंट्रोल करते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशंस को चलाने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग नॉमिनेटेड लोग होते हैं, मतलब गवर्नमेंट उन्हें नॉमिनेट करती है, नॉमिनेट मतलब अपॉइंट करती है। तो इनके पास भी स्किल एंड एक्सपर्टाइज नहीं है। अभी तो तारीफ कर रहे थे, अभी इसी पर में तारीफ कर रहे थे कि अच्छे मैनेजमेंट के लोग होते हैं, पर यहाँ पे बुराई भी आ गई कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें कॉम्पिटिशन या प्रॉफिट मोटिव होता नहीं है, तो अक्सर क्या होते हैं, वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। मालूम है पैसा कमाने की कोई जरूरत है भी नहीं, पब्लिक वेलफेयर के नाम पर। और बुराई क्या है, इनका स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने बताया पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए सरकार का लॉ चाहिए, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए, तो उस एक्ट में जो लिखा है उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, रिजिड, मतलब अगर वो चाहे अपना ऑब्जेक्ट और पावर चेंज करना चाहते हैं। अब सोचिए एलआईसी, मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं, एलआईसी के पास, एग्जांपल है, रफ आइडिया समझना, एलआईसी के पास एक साल में जो प्रीमियम कलेक्ट होता है लगभग 2 लाख करोड़, कितना मैंने बोला, एक साल में लोग जो प्रीमियम देते हैं, मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, 2 लाख करोड़ का प्रीमियम आ रहा है। तो एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है कि जब चाहे अपने पैसे निकाल करके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खोल सकती है, तो हो जाएगा नाम नया, एलआईसी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। या चाहे तो एलआईसी अपना एरोप्लेन चला सकती है, एलआईसी एरोप्लेन, इतना पैसा है, पैसे निकाल करके शुरू कर देगी, पर नहीं, नहीं कर सकती, ये दोनों काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट में लिखा है एलआईसी इंश्योरेंस का ही काम कर सकती है। देखा, तो जो पावर्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, वो सब उस एक्ट में लिखे हैं, उसके बियॉन्ड वो नहीं कर सकती, भले उसको फायदा मिल रहा हो, मार्केट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती। और इस एक्ट को चेंज करना इतना आसान भी नहीं है, समझ में आया ना, अभी ये कानून बदलना इतना आसान नहीं है पार्लियामेंट में। तो ये है प्रॉब्लम, रिजिडिटी, प्रॉब्लम है एब्यूज ऑफ मोनोपोली। अक्सर इन लोग अपने मोनोपोलिस्टिक पावर का मिसयूज करते हैं, अच्छी सर्विस नहीं देते हैं। आप जाइए एलआईसी में चेक करके देखिए कितनी खराब सर्विस है, लोग सुनते नहीं है, ऑफिस में बैठे भी होते हैं, काम नहीं करते हैं आपके लिए, है ना। आप पब्लिक सर्विस कभी लिए हो तो आपको अनुभव होगा, बाप रे, इनसे काम कराना, और कहते हैं ना कि बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। तो अपने पावर का लोग मिसयूज करते हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं, हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, हाँ बड़ी गड़बड़िया है। और एक्सेसिव अकाउंटेबिलिटी, खूब सारा, अभी तो तारीफ कर रहे थे कि इनकी अकाउंटेबिलिटी कम होती है, अब हमें उल्टा आ गया, ये सारे पॉइंट्स उल्टे हो रहे हैं। क्या हो रहा है देखो, कि इनको रिपोर्ट्स फाइल करनी होती है, वर्किंग्स पब्लिश करनी होती है, मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नहीं नहीं बहुत कम होता है, नहीं होता है, अब देखो ये पॉइंट भी आ गया। तो कहना चाहते हैं कि सिर्फ कहने के लिए है कि कंट्रोल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सब है। एक पॉइंट और भी बड़ा अजीब पॉइंट है इसका, क्लैश ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। इसका मतलब है जब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, वो अलग अलग सोच के आते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से उनमें भी क्लैश हो जाता है, मतलब टॉप लेवल में क्लैश चलता रहता है। जो सुपर बैठे हैं, ऊपर बैठे लोग, वो भी क्या करते हैं, क्लैश कर रहे होते हैं, नतीजा काम हैम्पर करता है, एफिशिएंसी हैम्पर करती है, वर्कलोड में नुकसान होता है। So this brings to the end of the first part of public enterprise। हाँ, आप अगर कमेंट पे लिखेंगे तो ही मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से मैंने फिनिश कर दिया है, सेकंड पार्ट आपके ही रिकमेंडेशन पर आएगा, एंड आई एम वेटिंग दैट यू से कि सर प्लीज सेकंड पार्ट ले आइए, तो ही मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड बाय फ्रॉम स्टार फैमिली।